Hello students, welcome to your channel Basic Concept. This lecture is for class 10th Maharashtra State Board 10th SSC students. We are doing the first chapter of Science and Technology Part 1, that is Gravitation. So this is a continuation lecture of gravitation. This is lecture number 6 for gravity. Today we will be doing Earth's gravitational acceleration. Earth's gravitational acceleration. As I have told you earlier, we will be covering only one topic per video. So today we are going to see Earth's gravitational acceleration, which is denoted as g, right? Last year आपने इस g का इस्तेमाल किया होगा 9.8, कभी-कभी क्वेश्चन पेपर में 10 दिया होता है तो हम 10 का इस्तेमाल करते हैं जी, राइट। कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं जब, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड रहती है। जब भी कभी कोई चीज ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो जी हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी के डायरेक्शन में आता है। लास्ट ईयर ये सारी चीजें की हुई है। इस साल हम ये वैल्यू ऑफ जी कैसे आया उसको डिराइव करेंगे और ये जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्मॉल जी, डोंट गेट कंफ्यूज विद कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, वो दो अलग चीजें। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये स्मॉल जी अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ओके, अगर हम मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर करते हैं तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर किसी और प्लैनेट के लिए करने का है तो वो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन आएगा क्यों? जब कभी भी फोर्स आए, राइट। हमने ये लास्ट ईयर फोर्स लॉ से पढ़ा है ना, F = ma, ये पढ़ा है यार। जब कभी भी मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो कोई भी चीज उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी जब तक वो फोर्स, और अगर स्पीड चेंज होती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो उसके मास और उसके एक्सेलरेशन उस फोर्स को प्रोपोर्शनल रहेगी। ये तो मुझे पता है, F = ma। इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। अब लेट अस कंसीडर कि अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट। देखो जब कभी भी हम ऐसा ड्रॉ करते हैं ना, ये टू द स्केल नहीं है। मतलब अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ माना तो ये हो गया एक रेडियस ऑफ अर्थ, ये दो, यानी ये 3.5 रेडियस ऑफ अर्थ दूर है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर इतना है। तो ये अराउंड 20,000 किलोमीटर दूर थोड़ी है, 20,000 किलोमीटर दूर नहीं। हम ड्रॉ करने के लिए ऐसा ड्रॉ करते हैं, टू द स्केल नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है ना। अर्थ के कंपैरिजन में अगर मैं मार्कर ले लूं तो मैं तो दिखा भी नहीं सकता, वो पॉइंट भी नहीं दिखा सकता। पॉइंट भी कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। मेरी इस बिल्डिंग को दिखाना है तो भी वो पॉइंट से नहीं दिखा सकता, मैं वो पॉइंट से भी कई गुना ज्यादा बड़ी। अगर अर्थ को इतना दिखा रहा हूं तो पॉइंट से कई गुना ज्यादा छोटा रहेगा। बट अगर मैं वो छोटा ड्रॉ करूं, टू द स्केल ड्रॉ करूं, तो मुझे एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दो बॉडीज है, मतलब ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी और ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। मतलब एक फोर्स एक्ट करेगा, राइट। एक फोर्स एक्ट करेगा, अट्रैक्शन रहेगा, इसको पुल करेगा क्योंकि इसका मास कम है, तो एक्सेलरेट होकर इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, राइट। अच्छा, इस फोर्स का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं मैं? हाँ, मुझे फॉर्मूला पता है। F = gm1m2 अपॉन d²। अच्छा, m1 क्या है? ये अर्थ का मास, ये अर्थ है, ये अर्थ का मास क्या है? कैपिटल M। m2 क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मास, स्मॉल m ले लेता हूं ना, जैसे मार्कर है, स्मॉल m ले लेता हूं। और d क्या है? ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस कुछ ऐसा है, यहां से लेके
यहां तक, वो जहां तक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस है, ये मैं आर ले लेता हूं, स्मॉल। तो ये सारी चीजें इसमें डाल देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू जी एम, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, ये हो। अच्छा, इस फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होगा, वो बॉडी एक्सेलरेट होगा, राइट। तो F इज इक्वल टू एम, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस फोर्स को दूसरी तरीके से लिख सकता हूं, m इंटू अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mg। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे, तो मैं लिख सकता हूं mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये m इस m से कट जाएगा, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं इमेजिन करूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको मैं आर ले लेता हूं। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। इज दिस क्लियर। ये आर क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं, सपोज द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देन R will be equal to कैपिटल R, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ किसको डालूंगा, तो G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हो गया, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या G का वैल्यू मुझे पता है, कैपिटल G, so that is 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass of the earth, ये सारे वैल्यूज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, 6 into 10 raised to 24 kg. Radius of the earth 64,000 kilometers, right? 6,400, sorry, 6,400 kilometers. So that is 6.4 into 10 raised to 6 meters. राइट, सब कुछ मीटर में लेना पड़ेगा, द होल स्क्वायर ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व ऐसे करो, 6.67 into 6 into 10 raised to 24 minus 11। ये मैंने एक्सपोनेंशियल का रूल सिखाया था कि अगर बेसिस सेम हो तो ये इंडाइसेस ऐड हो जाते हैं, 24 minus 11 अपॉन 6.4 into 6.4 into 10 raised to 6 to the 12। ये 12 भी ऊपर चला जाएगा तो उसकी साइन बदल जाएगी, तो मुझे क्या मिलेगा, 6.67 into 6 upon 6.4 into 6.4 into 10 raised to ये कितना हो गया, 24 minus 11, 24 minus 11 कितना होता है, 13। ठीक है, 13 ये हो गया 13 minus 12, 13 minus 12 कितना हो जाएगा, 1। तो ये सिर्फ बचेगा 10 ना, इधर सिर्फ बचेगा 10, तो क्या हो जाएगा 6.67, आई डोंट हैव स्पेस नाउ, तो ये सिर्फ 10 बचेगा। ये समझ में आ गया, तो इसको हटा देता हूं, ये सिर्फ 10 बचेगा। अच्छा, ये ध्यान से देखो, ये 6.67, ये 6, ये 6.4, ये सब सेम है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये काटूंगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, ये इससे अगर कट गया और ये इससे अगर कट गया तो 1 बच गया, 1 into 10 तो 10। तो देखा हमने बहुत बार हमारे क्वेश्चंस के अंदर
हम कभी कभी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वो वैसे ही आया। अगर आप ये सब कैलकुलेट करो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो है 9.77 इंटू, सॉरी ये वैल्यू आती है 0.97 इंटू 10। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक डिजिट उधर सरक जाता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमको वैल्यू आती है 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम 9.8 ले लेते हैं एक्सीलरेशन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 meters per second square. Just in case if you want to take down this, you can just pause the video and take it down. अगर आपको कॉपी कुछ करना है तो पॉज करो और आप इसको कॉपी करो। ये आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये भी मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करके देख लो, यहाँ से आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या मुझे वो पूछ सकते हैं वो देखते हैं। ये सब रब कर देता हूँ। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो पॉज करके, वीडियो लेक्चर्स का यही खासियत है, आपको जो भी चीज फिर से देखनी है आपको जस्ट वो आपका कर्सर पीछे लेना है और आपको वो पार्ट देखना। ये हो गया मेरा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट। किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है? जी पे, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट है। एम पे, मास पे, और रेडियस ऑफ द मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ पे। अच्छा, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ भी चेंज नहीं होता, इसलिए मैंने उसका वैल्यू फाइंड किया है। अगर मैं दूसरा प्लैनेट ले, तो अगर मुझे वो बोले कि किसी प्लैनेट का मास चेंज हो रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी ना? एम पे डिपेंडेंट है, हाँ मास पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। G इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। अगर मुझे वो क्वेश्चन पूछ रहा है इफ मास इज चेंज्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो क्या करने का होता है? हमको ये g और ये r को कांस्टेंट लेना होता है। तो हम बोलते हैं स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, डायरेक्टली m से प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मास, अगर वो क्वेश्चन में मुझे बोलता है मास इज डबल्ड, मास को डबल कर दिया, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो व्हाट विल बी वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ g? न्यू g क्या होगा? न्यू g विल बी डबल 2 इंटू ओरिजिनल g ओरिजिनल। ये हमने पहले भी किया है फोर्स वाले में। अगर मास हाफ कर दिया, इफ मास इज हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2। तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी जी की? न्यू वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू से आगे हो जाएगी। मतलब मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस पे अभी कुछ भी पूछने दो, अगर मास को 3/7 कर दिया तो न्यू वैल्यू भी 3/7 हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ रेडियस इज चेंज्ड, मास उतना ही रखा, रेडियस इज चेंज्ड, मतलब क्या हो गया? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हट जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आर स्क्वायर पे। ये इनवर्स स्क्वायर रूल हो गया, इनवर्स भी है और स्क्वायर भी है। मैंने वो लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 3 ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ाया था मैंने कि इनवर्स स्क्वायर रूल कैसे करना है। सिंपल है इनवर्स स्क्वायर रूल। देखते हैं क्या क्वेश्चन देते हैं। वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि उस प्लैनेट का रेडियस डबल हो गया है, रेडियस डबल हो गया है, तो न्यू वैल्यू ऑफ g क्या होगा? डबल मतलब 2 टाइम्स 2, राइट? डबल मीन्स 2 ना, 2 टाइम्स हो गया। क्या करना है आपको? ये 2 का स्क्वायर करो। ये बेसिकली क्या है?
इनवर्स स्क्वायर रूट ना, इनवर्स भी और स्क्वायर भी। तो 2 का स्क्वायर करो और उल्टा कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 मतलब 4/1, उल्टा कर दो 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स ओरिजिनल जी। बात समझ में आई? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, वो मेरे को बोल रहे हैं रेडियस हाफ कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। रूल क्या है, उल्टा उधर से स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। फिर क्या करो इनवर्स करो, उल्टा करो इसको, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स द ओरिजिनल जी। इसके बाद कुछ भी पूछने दो उनको। रेडियस 3/4 टाइम्स कर दिया है, रेडियस कितना कर दिया है 3/4 टाइम्स कर दिया है। रूल क्या है स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9/16 आएगा। और इनवर्स मतलब उल्टा करो तो कितना हो जाएगा 16/9 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी। आई होप दिस इज क्लियर। पॉज द वीडियो, ध्यान से देख लो। इतना समझ में अगर अच्छी तरह से आ गया है तो उनको कुछ भी देने दो, आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों एक साथ दे दिया तो लेट्स सी दैट। अगर दोनों एक साथ दे दिया, इसको भी इतना किया उसको भी उतना किया, तो क्या दोनों नाम अप्लाई करके मल्टीप्लाई करो। मेरे को बोला है मास इज डबल एंड रेडियस इज हाफ। तो क्या होगा मास वाला डबल जो है ना इधर कैलकुलेट करो, रेडियस वाला हाफ जो है उधर कैलकुलेट करो और दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो कैसा हो जाएगा, मैं बोलता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। इसको एक साथ भी कर सकते हैं, बट क्योंकि आपको वो मेथड समझ में आ गया तो ऐसे ही करूंगा, क्यों नया कुछ करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, रेडियस मास इज डबल, सो मास इज इक्वल टू डबल, तो g will be also g new will be 2 times original g, right? Okay, वो डबल हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, g मतलब ये क्या है रेडियस इज हाफ, रेडियस क्या किया 1/4, सो इनवर्स स्क्वायर रूल क्या होता है, इसको स्क्वायर करो 1/4 और उल्टा करो 4, तो ये g क्या हो जाएगा न्यू g विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल g। अभी दोनों को कंबाइन करो, सो देयरफॉर न्यू g वैल्यू इज इक्वल टू 2 into 4 टाइम्स ओरिजिनल g। तो ये क्या होगा 8 टाइम्स ओरिजिनल g। इज दिस क्लियर? अभी इसके बाद उनको कुछ भी देने दो। टेक डाउन वन क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। इफ mass is tripled and radius is made 1/3, if mass is tripled and radius is made 1/3, what is the new value of acceleration due to gravity or gravitational acceleration? Is this clear? ठीक है, अब हम एक छोटा सा सेम इसके ऊपर का टॉपिक कर लेते हैं। What are the factors on which value of g depends? Value of g depends. वैल्यू ऑफ जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? फैक्टर नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ अर्थ। हम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ अर्थ। अच्छा, अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्या दूं मैं उनको? मैं पहला एक्सप्लेनेशन दूंगा कि अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा सा स्पेरिकल नहीं है, नॉट स्पेरिकल, पूरा स्फीयर नहीं है, पूरा गोल सर्कल नहीं है, यहां से थोड़ा सा फ्लैट है।
सेकेंड बात मैं उनको बोलूंगा कि ड्यू टू रोटेशन ना, घूमते रहने की वजह से रोटेशन थोड़ा सा बल्ज आ गया, फ्लैट हो गया है एट द सेंटर, फ्लैटेंड, इट हैज फ्लैटेंड, तो कुछ ऐसा हो गया, मैं कुछ ज्यादा ही दिखा रहा हूं, कुछ ऐसा हो गया। इसके वजह से क्या हो गया, इसके वजह से दिस डिस्टेंस, more distance, this is a more distance na, factors of g on surface of on earth, तो ये ज्यादा डिस्टेंस है एंड दिस इज लेस डिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस अगर कम रहेगा तो वैल्यू ज्यादा रहेगी जी की ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स पे। तो यहां पे ये पार्ट को क्या बोलते हैं, पोल। पोल पे जी की वैल्यू है 9.832 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर पे क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू है 9.78 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? क्यों ये हुआ है, क्योंकि वो स्फेरिकल नहीं है और घूमते रहने की वजह से, रोटेशन की वजह से थोड़ा सा फ्लैट हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, शेप ऑफ द अर्थ। आई वांट टू कीप दिस लेक्चर वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा बड़े नहीं करने, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, इट चेंजेस विद हाइट। हाइट के हिसाब से वो चेंज होते जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ, ठीक है, आप जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना ऊपर वैल्यू जी की वैल्यू कम होते जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। अच्छा, यहां पे एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहां पे जहां पे खड़ा हूं अर्थ के ऊपर, वहां पे मेरे जहां पे पैर है वहां पे जी की वैल्यू देखो और यहां पे जी की वैल्यू देखो, सेम रहेगी। मैं अगर इस मार्कर को 50 माले की बिल्डिंग पे लेके जाओ, 50 माले की बिल्डिंग पे अगर लेके जाओ, फिर भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। एक बात समझने की कोशिश करते हैं। 50 माले की बिल्डिंग, या हमारे एग्जाम्पल्स के लिए छोटा लेते हैं, 7 स्टोरी, 7 माले की बिल्डिंग। 7 माले की बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट हाइट होती है 21 से लेके 25, कोई टॉल होती है तो 25 मीटर पड़ते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए। तो 7 माले की बिल्डिंग की हाइट है 25 मीटर। अगर मैं इंटू 4 कर दूं तो 28 माले की बिल्डिंग की अप्रॉक्सीमेट हाइट होगी 100 मीटर। बात समझ में आ गई? 28 माले की बिल्डिंग के ऊपर अगर मैं लेके जाऊं तो भी वैल्यू ऑफ जी चेंज नहीं होती। 28 छोड़ो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 56, या 50 माले की, 50 माले की बिल्डिंग पे लेके जाओ तो भी वैल्यू ऑफ जी चेंज नहीं होती। सिग्निफिकेंट कुछ भी चेंज नहीं दिखाई देगा तुमको, ठीक है। 50 माले की, 100 माले की बिल्डिंग भी लेके जाओ तो 400 मीटर की हो जाएगी। फिर भी 1 किलोमीटर ऊपर भी अगर आप लेके जाओ ना तो भी वैल्यू ऑफ जी नहीं चेंज होगी। हमारे टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट है 8.8 मीटर, सॉरी किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर। इमेजिन 8.8 किलोमीटर। मैंने क्या बोला, अगर वो 200 माले की बिल्डिंग है, 200 माले की, तो भी किलोमीटर नहीं होता एक। तो 8.8 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है, वहां पे अगर आप जाओ तो भी वैल्यू ऑफ जी 9.8 ही रहेगा। 50, 100, 200 वाले की बिल्डिंग भी अगर होगी तो वैल्यू ऑफ जी चेंज नहीं होगा। वैल्यू ऑफ जी बहुत ज्यादा हाइट पे चेंज होता है, क्लियर। तो माउंट एवरेस्ट पे जाओगे तो भी 9.8 मिलेगा। अच्छा, हमने जो हॉट एयर बलून्स, ये जो भी ऐसे मैन मेड बलून्स भेजे ऊपर, वो 36.6 किलोमीटर ऐसा कुछ दिया जाए, 36.6 किलोमीटर उतनी हाइट तक जाते हैं। 36.6 किलोमीटर आपको समझ में आता है क्या होता है? अगर आप हॉरिजॉन्टल एरिया में ले लो, आई डोंट नो वेयर यू आर स्टेइंग, मुंबई पुणे इज 140 किलोमीटर,
तो उससे अंदाजा लगा सकते हो। मुंबई चर्च गेट, सॉरी विरार चर्च गेट, विरार टू चर्च गेट इज 60 किलोमीटर्स, तो आधा ऑफ दैट ऐसा ऊपर जाना है। जो मैन मेड बलून ऊपर जाते वहां पे 9.77 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, मतलब ग्राउंड से 0.03 का फर्क आ रहा है। एक छोटी चीज याद रखो कि तुम बहुत ऊपर भी जाओगे ना तो वैल्यू ऑफ जी सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होती। अच्छा, जहां पे सैटेलाइट्स जाते हैं वहां पे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखेंगे। जैसे वेदर सैटेलाइट हम 400 किलोमीटर की हाइट पे प्लांट करते हैं। आगे एक चैप्टर है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। तो वेदर सैटेलाइट जो 400 मीटर की हाइट पे, 400 किलोमीटर की हाइट पे वहां पे चेंज आता है, वहां पे 8.7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरे कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है टीवीएन और दैट, वो सैटेलाइट जो है वो 35,700 किलोमीटर की हाइट पे, और वहां पे बहुत ज्यादा चेंज आपको दिखाई देगा। एक्सेलरेशन वहां पे भी जीरो नहीं होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू कांट इवन इमेजिन 35,000 किलोमीटर्स, बहुत बहुत ज्यादा होता है। वहां जाके आपको थोड़ा बहुत चेंजेस नजर आता है। मतलब ये मैं इतना ऊपर ले लूं, इतना ऊपर ले लूं, 2 माले के ऊपर ले लूं, 10 माले 100 माले के ऊपर ले लूं, तो वैल्यू ऑफ जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लीज नो दैट। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है हाइट के साथ, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी वैल्यू ऑफ जी कम कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, पर इतना सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आता 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर जाने से। इज दिस हाइट का पॉइंट क्लियर? लेट्स गो टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज 3 डेप्थ। Now, consider this. If you are on the surface of the earth here, अगर आप अंदर जाते हो इतना, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप इस सेंटर ऑफ द अर्थ के नजदीक पहुंच गए। ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो, राइट? आपका डिस्टेंस कम हो गया है, डिस्टेंस हैज रिड्यूस्ड, डिस्टेंस हैज रिड्यूस्ड। अगर डिस्टेंस कम हो गया तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाता है, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो मास पे भी डिपेंड करता है। मास कौन सा? मास दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अब ध्यान से देखो, अब जब यहां आ गए तो mass that is contributing to this acceleration due to gravity has reduced. ये m कम हो गया है, d भी कम हो गया है, डिस्टेंस कम हो गया है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन बढ़ना चाहिए, पर मास भी कम हो गया है जिसकी वजह से ग्रेविटेशन भी कम हो गया। ये दोनों फैक्टर्स को जब मैं कंबाइन करके देखता हूं तो टोटल इफेक्ट जो इसका महसूस होता है वो है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाती है, एज यू गो इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ वैल्यू ऑफ जी विल गो ऑन रिड्यूसिंग। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो फिर से रिवाइंड करके देख लो। मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि जैसे आप अंदर जाओगे आपका डिस्टेंस तो कम हो जाएगा, राइट? आपका सेंटर से उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो ग्रेविटेशन बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि जो मास इस, अब ये जो पार्ट है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ये पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो मास कम हो गया है। अगर मास कम हो गया है तो ग्रेविटेशन भी कम होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब इन दोनों पार्ट को कंबाइन करके देखा गया तो नेट इफेक्ट था कि ग्रेविटेशन कम हो जाता है जैसे आप अंदर अंदर जाओगे। तो बाय द टाइम यू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम 0। इज दिस क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेस लेक्चर। हाँ, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात किया और फैक्टर्स देखे जिनके ऊपर एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर्स थे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।
Keep learning. Thank you very much.